जो नए आए हैं अब आ रही है, ठीक है, चलिए अब आएगी आएगी। तो इसमें ना कुछ जो होंगे को अब टेक्निकल होंगे, नॉन टेक्निकल होंगे, जो भी होंगे, लेकिन जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो अपने काम का ही होगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो दोनों के काम का होगा, ठीक है। टेक्निकल वाले को FASP GK पढ़ना ही है, ठीक है। टेक्निकल जो है उनको पढ़ना पड़ेगा आपका, है ना। FA दैट मीन फैक्ट्री अकाउंट, SP का मतलब स्टोर प्रोसीजर, और GK, ठीक, FASP और GK। और मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी कि आपको थोड़ा, है ना, ये भी पढ़ना चाहिए। इसको कहते हैं लेबर अकाउंट, LA लेबर अकाउंट, टेक्निकल वालों के लिए। क्योंकि आप प्रीवियस पेपर का देखेंगे पेपर, तो आपको कुछ पेपर ना मिलेंगे, जो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे लेबर अकाउंट के, ठीक है। तो आपको लेबर अकाउंट भी पढ़ना चाहिए, छोटा है, पढ़ लेना चाहिए लेबर अकाउंट, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। नॉन टेक्निकल वालों को नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कभी बता रहा हूँ कहानी है। अब जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, तो नॉन टेक्निकल वाले को तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उनको इसके साथ भी और भी पढ़ना पड़ेगा। अगर स्टोर वाले हैं, पेड क्लास नहीं होगी क्या? क्या हुआ? आज पेड क्लास नहीं होगी क्या, यानी डेमो ही चलेगी? ये डेमो नहीं है, है ना। डेमो है कि जो भी आप मानिए, लेकिन न्यू, कुछ न्यू होगा इसमें, पुराना नहीं होगा, ठीक है। जो उस क्लास से आए हैं उसको, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। हेलो सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं। न्यू क्लास चल रहा है क्या? अब क्या बताएं, न्यू क्लास के पुराना हम बोल रहे हैं, पढ़ते रहिए ठीक है, पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। तो और नॉन टेक्निकल वाले के लिए क्या होगा, अगर स्टोर देना चाह रहे हैं तो आप, तो आपको, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसको SPMM कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अपने जो अभी तक ये है आपका सिलेबस है, उसमें क्लियर नहीं हुआ है कि SPMM मटेरियल मैनेजमेंट है कि नहीं है। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने बोल दिया है कि इसमें कोई भी चेंजेस किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। तो चेंजेस अगर नहीं हुआ है तो क्या मतलब है इसका? मतलब है कि आपका SPMM चेंज नहीं हुआ है, मटेरियल मैनेजमेंट आपको अभी भी पढ़ना पड़ेगा। और जो OTS से देना चाहते हैं अदर देन स्टोर से, उसके लिए OPA आता है, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मटेरियल मैनेजमेंट में आपका प्रोक्यूरमेंट है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर है ना, प्रोक्यूरमेंट, जो मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट है। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट मैनुअल, प्लांट एंड मशीनरी है। कुछ क्वेश्चन प्लांट एंड मशीनरी से आए थे, लड़के पढ़ते नहीं है, जबकि पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी का प्रोक्यूरमेंट मैनुअल है और बड़ा है ना, इस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल से, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे पेपर आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, ये पढ़ना पड़ेगा। और भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, है ना, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। OPA में देखिए आपका ऑफिस प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इसमें जो है आपका, तो एक तो पहला आ जाता है क्या, आपका स्वामी हैंडबुक, जिसको पढ़ते हैं आप लोग रूल रेगुलेशन के लिए। उसके साथ कुछ एक्ट आते हैं, जो एक्ट आप GK में पढ़ेंगे इसमें भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में क्या अंतर है कि आप देखेंगे जो GK का एक्ट है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन जब OPA में आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे एक्ट का, तो थोड़ा हाई है, वो थोड़ा डीप पूछ रहा है ना। तो आपको OPA पढ़ने के लिए जो
जीके में जो एक्ट है उसको थोड़ा सा अंदर से पढ़ना पड़ेगा ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये हो रहा है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका, इतना पढ़ना है आपको। बाकी जीके है, जीके में आपका करंट जीके आता है ना, एक्ट आता है, 5 ईयर प्लान है, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है ना, ये है पॉलिटी है, तो उसमें आपको पढ़ना है ये सब सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लोग अब तो जानते हैं, ये सब चीज़ें बताने से मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, चलो। तो देखिए फैक्ट्री में, है ना, एक्चुअल में प्रोक्यूरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी काम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ना, इसको देखते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, देखिए फाइनेंशियल पावर जो आप लोग पढ़ेंगे, है ना, फाइनेंशियल पावर तो पहले का तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, और अपनी नई वाली जो फाइनेंशियल पावर है सभी की डीपीएससी की है, उससे भी देखेंगे। आप दोनों को मैच कर लीजिएगा। सिर्फ जहाँ पर डीजीएफ जहाँ लिखा रहता है तो वहाँ पर सीएमडी हो गया है ना, जहाँ डीजीएफ होता था वहाँ सीएमडी हो गया है। बहुत माइनर चेंजेज हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं है, बाकी पावर उसी तरह से है। तो वो दोनों को कंपेयर करके देखना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी आप किसी भी कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तो यही, है ना। तो फैक्ट्री में कैसे होता है काम, कैसे होता है, क्यों होता है ना, तो इसको देखते हैं। तो आप लोग नाम सुने होंगे, इंडेंट, एक्सट्रैक्ट, है ना, आईएफडी, इन सब का नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो पहले क्या होता है कि जैसे कोई भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों सर्विसेज हैं, ये अपना जो डिमांड है, ये अपना डिमांड हमें बोर्ड को देता है। ये डिमांड क्या करता है, बोर्ड को देता है कि जैसे सपोज कीजिए किसी के फैक्ट्री में गन बनते हैं तो हमें 100 गन चाहिए आर्मी को, तो वो अपना एक डिमांड क्या देता है, आर्मी को देता है कि 100 गन चाहिए, ठीक है। वो अब बोर्ड तय करता है कि ये गन किसके पास बनता है, जीसीएफ के पास बनता है कि वीएफजे के पास बनता है कि कानपुर में बनता है, किसके पास बनता है, उसको तो पता है कि किसके पास बनता है। तो वो अब बोर्ड उसको ऑर्डर देता है कि आप इतने गन को बनाइए, इसका मैन्युफैक्चर कीजिए, ठीक है। अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करता है ना, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करता है, और फैक्ट्री को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है। फैक्ट्री को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या, उन सारे प्रोडक्ट का जो उस पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट में जो अंतिम उत्पाद है उसमें लगना है, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट करता है वो, है ना, प्रोक्यूरमेंट करता है उसके लिए। प्रोक्यूरमेंट कैसे कर सकता है, वो तो ट्रेड से करेगा, है ना, रॉ मटेरियल तो खरीदने हैं ना, ट्रेड से करेगा, जाके बाहर से खरीद के लाएगा, या तो वो क्या करेगा, आईएफडी से लेगा, मतलब इंटर फैक्ट्री डिमांड, अपनी सिस्टर फैक्ट्रियों से वो डिमांड करेगा, उससे लेगा, ठीक है, और फिर लाके क्या करेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और अल्टीमेटली जो है इंडेंटर को दे देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एक दो टेक्निकल वर्ड हैं जिसको आप जानते हैं कि इंडेंट होता है। जैसे आर्मी ने हमें दिया, सर्विसेज ने हमें दिया, तो अपना डिमांड दिया, तो डिमांड क्या दिया, डिमांड जो देता है उसको इंडेंट कहा जाता है ना। नॉर्मल हम डिमांड दिए, तो डिमांड जो है इस फैक्ट्री के टेक्निकल वर्ड में क्या कहला जाता है, वो इंडेंट कहलाता है ना। इंडेंट का जो मीनिंग ही होता है मांग, है ना, डिमांड, ठीक है। ये डिमांड आया, ठीक है, डिमांड किसके पास आया,
बोर्ड के पास आया। किसके पास आया? बोर्ड के पास। ठीक है, बोर्ड के पास आया। बोर्ड क्या कर देता है, इस डिमांड को, ठीक है, थोड़ा प्रोसीजर करता है, एक रजिस्टर में लिखता है, ये वो, ठीक है, बात की बात है। लेकिन ओवरव्यू में क्या करता है, ये इस डिमांड को बोर्ड जो है प्लेस कर देता है किसको? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। कितना, किसको करता है? फैक्ट्री को करता है। ठीक है, फैक्ट्री को करता है। लेकिन ये जो करता है फैक्ट्री को, तो इसे जो अथॉरिटी देता है प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चर करने का, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो किस फॉर्म में देता है? एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में फैक्ट्री को दे देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सर्विसेज ने आर्मी एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, किसी ने भी हम इंडेंट दिया, डिमांड दिया बोर्ड को, बोर्ड ने उसे एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में किसे दे दिया? फैक्ट्री को दे दिया। अब फैक्ट्री क्या करता है? प्रोक्योरमेंट करता है इसके लिए, या तो ट्रेड से प्रोक्योरमेंट करता है ना, दो जगह से प्रोक्योरमेंट करेगा, या तो ट्रेड से करेगा, ठीक है, या तो करेगा वो आईएफडी से, सिस्टर फैक्ट्री से। ठीक है, जैसे हमारे फैक्ट्री में व्हीकल बनती है, तो सपोज कीजिए कि व्हीकल, ये पूरा गाड़ी बनाने के लिए, तो क्या फैक्ट्री पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चर करती? इन हाउस मैन्युफैक्चर मतलब खुद से घर में बनाना, अपने फैक्ट्री में बनाना। उसमें टायर लगता है, टायर तो उसको ट्रेड से परचेज करना ही पड़ेगा, नहीं बनाता है, हो सकता है कुछ और चीज़ें नहीं करता है, बनाता है, तो परचेज करता है। तो या तो ट्रेड से लेता है या तो आईएफडी से लेता है। तो कुछ चीज़ें तो ट्रेड से लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें अदर फैक्ट्री में बनती है। तो पहले हम देखते हैं कि मेरे सिस्टर फैक्ट्री में क्या बन रहा है। अगर सिस्टर फैक्ट्री में बन रहा है तो पहले वहाँ से परचेज करते हैं। ठीक है, तो आईएफडी से और ट्रेड से, इन दोनों तरीक़ों से मटेरियल को लाते हैं और उसका क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक और तरीका होता है, इसमें देखिए, अगर किसी आइटम को आईएफडी करना है, किसी आइटम को आईएफडी करना है, अब देखिए अगर प्रोसेस को पूरा समझिए यहाँ से, तो इसे एक व्हीकल बनाना है। समझिए हमारे फैक्ट्री में एक व्हीकल बनाना है। व्हीकल के लिए हम सपोज कीजिए कि इंजन पे किसी और पे डिपेंड है, किसी आईएफडी से ख़रीद के लाते हैं इंजन किसी और फैक्ट्री से। तो पहला डिमांड बोर्ड को आया, बोर्ड के बाद फैक्ट्री को आया, फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री क्या किया, अब ट्रेड से करेगा कि आईएफडी से करेगा। तब ये तय किया कि चलो इस प्रोडक्ट को आईएफडी से परचेज करना है। तब वो किसी और फैक्ट्री को, सपोज कीजिए मेरा वीएफजे फैक्ट्री किसी एसवीएफ को दे रहा है ना, डिमांड की, अब आप मुझे क्या करें, 2 इंजन दें, हमें 2 गाड़ियाँ बनानी है। ठीक है, अब सपोज ये कीजिए कि ये जो एसवीएफ पूरा इंजन बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है पूरा, हो सकता है इसका मटेरियल इसको भी 2 जगह से लाना पड़ता है ना। पूरा इंजन जरूरी थोड़ा ना है कि एसवीएफ पूरा बना लेगा, है ना। एसवीएफ क्या करेगा, मटेरियल को कहाँ से लाएगा? हो सकता है कि ट्रेड से ये भी परचेज करे कुछ मटेरियल को, और कुछ मटेरियल को फिर ये आईएफडी करे, है ना। ये भी हो सकता है कि आईएफडी करके ला सकता है। तब ये एक पूरा यहाँ पर असेंबल करके ये इंजन बनाएगा, है ना। हो सकता है कि जो आईएफडी जिसको हम एसवीएफ ने करने के लिए दिया है, इसने भी किसी और को आईएफडी और ट्रेड से खरीद लिया। तो ये कितना प्रोसेस लंबा हो गया। अब देखिए इसमें जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए एसवीएफ को, है ना, क्योंकि एसवीएफ तैयार करेगा इंजन तभी असेंबली होगा। तो सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और मिलता कब है? सबसे लास्ट में। इन्फॉर्मेशन इसको सबसे पहले मिलना चाहिए और मिलता सबसे लास्ट में है ना। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्ड ने एक तरीका अपनाया, और उस तरीके को कहते हैं सीडी, सेंट्रल डिमांड। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डिमांड, सीडी। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड को पता है कि एक गन बनाने के लिए, है ना,
क्या क्या मटेरियल चाहिए और किस किस मटेरियल को इस फैक्ट्री को परचेज करना पड़ता है ट्रेड से या आईएफडी से। अगर उसको पता है कि इस गन को बनाने के लिए किसी फैक्ट्री को, जैसे जीसीएफ बना रही है, तो जीसीएफ को खुद जो है आईएफडी से लाना पड़ता है 4-5 फैक्ट्रियों से, तो वो क्या करेगा, बोर्ड एक साथ प्लेस करता है ऑर्डर, एक साथ ऑर्डर प्लेस करता है सीडी के फॉर्म में, सेंट्रल डिमांड के फॉर्म में। एक साथ इन्फॉर्मेशन एचबीएफ को भी देता है। सपोज कीजिए अगर जीसीएफ हमारी फैक्ट्री बना रही है तो बीएफजी को भी देता है कि आपको ये बनाना है, और एचबीएफ को देता है कि आपको इसका इंजन बनाना है। तो एक साथ डिमांड आया, इसको कहते हैं सेंट्रल डिमांड। तो क्या कहते हैं, सेंट्रल डिमांड, एक साथ सारे को डिमांड देना। तो इसमें ये वाला जो प्रॉब्लम था कि जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जिसको मिलना चाहिए सबसे लास्ट मिल रहा है, ये सॉल्व हो जा रहा है ना। तो ये सेंट्रल डिमांड का एक तरीका है। अब नॉर्मल वे में जानते हैं आप लोग कि एक्सट्रैक्ट 5 तरह के होते हैं, क्लास है ना, क्लास में कैटेगराइज किया हुआ है 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में किया गया है, ठीक है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको अक्सर पूछता है कि ओपन एक्सट्रैक्ट क्या है, क्लास 3 का क्या कहलाता है, एक ओपन एक्सट्रैक्ट कहलाता है ना। एक्चुअल में क्लास 3 जो है इसको आईएफडी कहते हैं, इंटरफैक्ट्री डिमांड भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ओपन एक्सट्रैक्ट क्या है, आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 3 ओपन एक्सट्रैक्ट, क्लास 3 ओपन एक्सट्रैक्ट, लेकिन एक्चुअल में ओपन एक्सट्रैक्ट क्या है। ओपन एक्सट्रैक्ट क्या है कि जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना, तो बोर्ड क्या करता है, फिलहाल हम लोग बोर्ड ही ले रहे हैं है ना, अभी तक बोर्ड ले रहे हैं, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। बोर्ड क्या करता है, एक ओपन एक्सट्रैक्ट इशू करता है सभी क्लास ऑफ एक्सट्रैक्ट के लिए, 5 क्लास एक्सट्रैक्ट, 5 क्लास हैं अपने एक्सट्रैक्ट के, तो 5 क्लास ऑफ एक्सट्रैक्ट के लिए एक ओपन एक्सट्रैक्ट इशू करता है। ओपन एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इस ओपन एक्सट्रैक्ट से ओपन एक्सट्रैक्ट जो है ना, फैक्ट्री को एक अथॉरिटी देता है, फैक्ट्री को एक अथॉरिटी देता है कि वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ सर्विसिंग का काम, रिपेयरिंग का काम, जो भी काम है वो बिना ओएफबी के अप्रूवल से कर सकता है। तो अगर आप अंदर से देखें तो क्या होता है, जैसे डीप में जाके देखें तो ये जो ओपन एक्सट्रैक्ट है किसी एक क्लास ऑफ एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, कि क्लास 3 ऐसा नहीं है। ये जो है सारे एक्सट्रैक्ट के लिए होता है, 1 to 5 सारे एक्सट्रैक्ट के लिए क्या होता है, एक ओपन एक्सट्रैक्ट होता है। तो इस एक्सट्रैक्ट क्या है, अथॉरिटी है। एक्सट्रैक्ट क्या है, अथॉरिटी है, क्या करने के लिए। एक्सट्रैक्ट क्या है, फैक्ट्री के लिए एक्सट्रैक्ट क्या है, एक अथॉरिटी है जिससे वो परचेज और मैन्युफैक्चर कर सकता है ना। आईएफडी से परचेज करेगा, ट्रेड से करेगा, जहाँ से भी करे, लाए और उसको मैन्युफैक्चर करे। तो एक्सट्रैक्ट फैक्ट्री के लिए एक अथॉरिटी हो गया मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्रोक्यूरमेंट करने का, ठीक। अब ये जो प्रोक्यूरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का अथॉरिटी है एक आईएफडी के फॉर्म में भी आता है। हमने एचबीएफ को आईएफडी दिया था ना, आईएफडी दिया था ना एचबीएफ को बनाने के लिए, भाई तुम एक इंजन बना दो मुझे, है ना। तो एक इंजन जो वो बनाएगा वो भी तो फिर प्रोक्यूरमेंट करेगा, हो सकता है फिर ट्रेड वो भी आईएफडी से लाएगा। तो एचबीएफ के लिए एक्सट्रैक्ट नहीं, एचबीएफ के लिए आईएफडी जो है एक अथॉरिटी है, क्या करने के लिए, प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि वो उसका मैन्युफैक्चर करेगा ना इंजन का, है ना। तो यहाँ पर एक फैक्ट्री के लिए देखिए एक्सट्रैक्ट जो था वो अथॉरिटी था मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन एक फैक्ट्री के लिए आईएफडी हो गया मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, ठीक है। देखिए दोनों अलग अलग कहानी हो गया। तो ओपन एक्सट्रैक्ट बता रहे थे, तो इसमें बिना बोर्ड के अप्रूवल लिए वो काम कर सकता है ना। अब क्या है कि उसमें फिर कुछ कैटेगराइज किया गया, कुछ कंडीशंस लगा दिए। पहला तो कि ओपन में कोई भी काम कर सकते हो बिना तुम बोर्ड को पूछे, लेकिन उसमें लगाया गया थोड़ा सा कंडीशन कि अगर क्लास 1 क्लास 4 ठीक है, क्लास 1 क्लास 4 के लिए ओपन एक्सट्रैक्ट है ना, एक अथॉरिटी है, प्री अप्रूव्ड अथॉरिटी है। क्लास 1 और क्लास 4 के लिए प्री अप्रूव्ड अथॉरिटी है, जिससे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है बिना अप्रूवल का कुछ पिट्टी वर्क करता है, छोटे मोटे मिसलेनियस वर्क, पेटी वर्क, छोटे मोटे काम, रिपेयरिंग वेरिंग इस टाइप का काम करता है वो, क्लास 1 क्लास 4। क्लास 2 के लिए क्या है, ओपन एक्सट्रैक्ट। ओपन एक्सट्रैक्ट सबके लिए दिया जाता है, तो क्लास 2 के लिए क्या मायने रखता है वो, क्लास 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो, है ना। क्लास 2 के लिए ये रखता है, ये है
कि जीएम जो है अपने विद इन फाइनेंशियल पावर में कोई भी वर्क कर सकता है क्लास 2 के लिए, है ना। क्लास 2 के लिए वो कोई भी काम कर सकता है। क्लास 3 के लिए क्या ओपन एक्सट्रैक्ट है? क्लास 3 के लिए है कि आईएफडी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे तो रिपेयरिंग हो या प्रोडक्शन हो, वो सारे काम कर सकते हैं विदाउट परमिशन फ्रॉम ओएफबी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पावर दिया गया है ओपन एक्सट्रैक्ट में क्लास 3 को दिया गया है। ओपन एक्सट्रैक्ट में सबसे अधिक पावर दिया गया है क्लास 3 को। इसीलिए हम लोग क्लास 3 को एक ओपन एक्सट्रैक्ट की तरह भी जानते हैं कि क्लास 3 एक ओपन एक्सट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। लेकिन आप जान गए कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सारे जो एक्सट्रैक्ट हैं वो क्लास ओपन एक्सट्रैक्ट में आते हैं, सबको ओपन एक्सट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन क्लास 3 को सबसे अधिक पावर दिया गया है ओपन एक्सट्रैक्ट के लिए, ठीक है। कुछ जैसे हैं राइफल, मशीन गन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्लास 4 के तहत, क्लास 4 के अंडर में ओपन एक्सट्रैक्ट इशू किया जाता है ना। तो जिस्ट में यही है कि इस तरह का कहानी होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, प्रोक्यूरमेंट करना है। अब फैक्ट्री को डिमांड आया था साउंड नॉट कमिंग, साउंड क्या करें हम, साउंड तो आना चाहिए। फैक्ट्री क्या करता है, प्रोक्यूरमेंट करता है किसी भी आइटम का प्रोडक्शन करने के लिए, इन हाउस प्रोडक्शन करने के लिए। वो फॉरेन परचेज भी करता है। फॉरेन परचेज का मतलब वो इंपोर्ट भी करता है कुछ मटेरियल का। फैक्ट्री जो है कुछ मटेरियल का इंपोर्ट करता है। तो जब इंपोर्ट करता है तो आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है और इसमें दो देश शामिल होते हैं। दोनों देश का जो लॉ है अलग अलग होता है, कानून अलग अलग होता है ना। तो कोई तो एक मीडिएटर होना चाहिए जो कि दोनों को, है ना, दोनों को लाइजनिंग कर पाए। एक कंट्री ये है, हमारा इंडिया समझ लीजिए, ये यूके से है ना। इस दोनों से हम लोग आपस में प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, तो कोई तो एक ऐसा मीडिएटर होना चाहिए जो कि हमारे ट्रेड को कंट्रोल कर पाए, है ना, ट्रेड को कंट्रोल कर पाए। तो इसमें एक संस्था है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर्स, आईसीसी इसको कहते हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है ताकि उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट पहला तो डिस्प्यूट ना हो, है ना, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना आर्बिट्रेशन से या तो इंटरनेशनल लॉ से, आर्बिट्रेशन से या तो इंटरनेशनल लॉ से इसका सेटलमेंट करना। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करके, है ना, कर। तो अब जो ट्रेड करते हैं, ट्रेड में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब इस कंट्री से, यहाँ समझ लीजिए यूके से ले रहे हैं आप सामान, तो यहाँ से ज़्यादातर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बाय सी होता है ना। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बाय सी होता है, सी रूट से होता है। तो यहाँ से हमारा शिप जो है, शिप चलेगा, है ना, शिप चलेगा और यहाँ आके इंडिया आ जाएगा, इंडिया के किसी पोर्ट पर आएगा। तो ये इतना जो ये प्रोसीजर है, ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बहुत आसान नहीं है। आप जितना आसान विद इन इंडिया करेंगे, विद इन कंट्री करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना है, इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, है ना। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए रूल्स बनाए जिसको कहा जाता है इनकोड टर्म। इसको क्या कहा जाता है, इनकोड टर्म, है ना, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, इसको कहा जाता है इनकोड टर्म, मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। तो हम थोड़ा देखेंगे इनकोड टर्म को, देखेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म को देखेंगे। एक मिनट मुझे समय दीजिएगा।
ठीक है, तो रिज्यूम करते हैं। ये कहलाता है इनकोटर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। ठीक है, इनकोटर्म। कुछ कंडीशंस हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो इनकोटर्म में फॉर्मुलेट किए गए, और इसे कौन करता है? आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अपना 1936 में ये इनकोटर्म लाया था। 1936 में इनकोटर्म लाया, और अभी तक 9 बार आ चुके हैं, है ना। 9th टर्म है ये इनकोटर्म का। और अभी जो लेटेस्ट इनकोटर्म है ये 2020 है, इनकोटर्म 2020। ठीक है, ये 9th टर्म है। क्या है? इनकोटर्म का ये 9th टर्म है 2020। लेकिन आपके जो अभी तक जो मटेरियल है, जो आपका सिलेबस है, उसमें इनकोटर्म 2010 है। तो आपको जो पढ़ना है इनकोटर्म 2010 पढ़ना है। ठीक है, 20 में क्या हुआ? थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है, थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हल्का सा चेंज हो गया। अच्छा, उन्होंने पूछा कि सर एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाएगा? एकदम पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर शायद नहीं देखे होंगे, है ना, क्योंकि आप सिर्फ CIF से भी ये पढ़े होंगे, लेकिन ये जानते नहीं होंगे कि ये कहाँ से आया है ना। तो जब पूरा पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे एग्ज़ाम में आता है ये। ठीक है, तो इनको टर्म में 11 टर्म है। टोटल कितना टर्म है? टोटल है टर्म 11। टोटल 11 टर्म है। ठीक है, टोटल 11 टर्म है। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको नॉर्मली 4 टर्म में डिवाइड किया गया है। 4 टर्म में डिवाइड किया गया है। एक है ई टर्म, ई टर्म, और इस टर्म में आते हैं EXW। 01 है F टर्म, और इसमें आते हैं FCA, FAS, FOB। अब तो पता चल गया होगा ना कि आता है। FOB तो सुने ही होंगे, है ना। एक्स वर्ग FCA अगर नहीं सुने होंगे तो FOB तो ज़रूर सुने होंगे। अब होता है C टर्म। तो इसमें जो आपका आता है वो होता है CFR, CIF, CPT, CIP। ठीक है, उसके बाद है आपका D टर्म। और D टर्म में जो आता है वो आता है DAT, DDP और DAP। ठीक है, जो मटेरियल मैनेजमेंट वाले हैं वो तो इसको बहुत ही अच्छे से उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो मटेरियल मैनेजमेंट वाले नहीं हैं वो थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके टर्म पढ़ना पड़ेगा ये, है ना। एक एक करके ये टर्म पढ़ना पड़ेगा। आप लोग
ये टर्म सब सुने हैं कि नहीं? नहीं सर, ये सब तो सुने नहीं है। कोई नहीं सुने हैं? सर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं सर। तो आया है एग्जाम में। बस 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 हो तो गया ना, सीआईएफ आया है ना, वही तो सर ये मैं दोनों आए हैं। वही तो लेकिन मैं सर आया है, लेकिन हमें जानकारी नहीं ना सर क्या बारे में। वही तो सर मैं एफओबी एफएस सुने। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा, कम से कम एफओबी एफएस तो सुने ही होंगे। हाँ ठीक है, तो टोटल टर्म इतने हैं। इनको टर्म एक्चुअल में ये कहाँ से आया? इनको टर्म 2010 से आया, ठीक है, और आपके सिलेबस में है, आप जानते नहीं हैं लेकिन आपके सिलेबस में इनको टर्म 2010 है, प्रोक्योरमेंट मैनुअल में, ठीक है। आपको इनका फुल फॉर्म क्या है सर? किसका? अरे बता रहे हैं अभी 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 तो मैं सिर्फ बताया है मैंने टर्म, ठीक है। एक्चुअल में आपको ओके सर, इनको सारा डिटेल में पढ़ना है, एक्चुअल में आपको एक 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 करके पढ़ना है ना। ओके सर। तो पहला सर एक बार सिलेबस शेयर कीजिएगा। सिलेबस भेज देंगे, सिलेबस कुछ नहीं आता, ठीक है। एक है एक्स वर्क, है ना, एक है एक्स वर्क। तो एक्स वर्क का मतलब क्या होता है? इस टर्म में जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस टर्म के अनुसार जो मटेरियल की डिलीवरी होती है वो सेलर के प्रेमिसेस पर होती है। मटेरियल की जो डिलीवरी होती है वो सेलर के प्रेमिसेस पे होती है, और वहाँ से ही सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पास ऑन हो जाता है बायर पे। नहीं समझे होंगे आप लोग। मतलब है इसका कि समझ लीजिए कि हमारी जो फैक्ट्री है कोई परचेज कर रही है आइटम यूके से, ठीक है। यूके में ये कंपनी है, हाँ, हम लोग राफेल कहाँ से खरीदे अभी? फ्रांस से खरीदे, ठीक है। सपोज कीजिए फ्रांस की ये कंपनी है राफेल, है ना। राफेल ने क्या वो उसने क्या किया ना कि उसकी डिलीवरी कहाँ पर दिया, है ना। राजनाथ सिंह लेने के लिए गए थे उसको, उसकी डिलीवरी कहाँ दिया? वो अपने प्रेमिसेस के अंदर में डिलीवरी दिया है, ठीक है। वो डिलीवरी असिस्टेंस किया है कि उनको जो है ना लाया है इंडिया तक, है ना, लेकिन हमारे पायलट लाए हैं उसको। लेकिन उसने जो डिलीवरी दिया है वो एक्चुअल डिलीवरी कहाँ दिया है? ये जो इसकी फैक्ट्री है सपोज कीजिए, तो इसी फैक्ट्री में डिलीवरी दिया है वो, है ना। इसको कहते हैं एक्स वर्क। मतलब सेलर क्या किया, इसकी जो डिलीवरी दे रहा है कहाँ दे रहा है? अपने ही प्रेमिसेस में दे रहा है ना। आप यहाँ से आइटम उठा के ले जाइए, ठीक है, यहाँ से उठा के ले जाइए, बायर यहाँ से क्या करेगा? उठा के ले जाएगा। इसकी लोडिंग का खर्चा, अगर किसी में लोड करना है तो लोडिंग का खर्चा, ठीक है, कौन देगा? बायर देगा, खरीदने वाला, ये सेलर नहीं देगा। इसको इंडिया तक लाने का, फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, फ्रेट, इंश्योरेंस, है ना, जो भी जितने भी खर्चे आएंगे सारा कौन देगा? बायर देगा, सेलर कुछ नहीं देगा। तो इस टर्म को कहते हैं एक्स वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर ख़त्म हो जाती है? यहीं पर, अपने प्रेमिसेस मतलब उसका एरिया जो है कहलाता है फैक्ट्री का एरिया, तो वहीं पर उसकी ख़त्म हो जाती है क्योंकि डिलीवरी वो वहीं देता है। तो इसको कहते हैं एक्स वर्क। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, पहले तो इस तरह पढ़ते हैं कि कुछ इसमें जो है जितने भी टर्म हैं 11 को, आप इसमें दो कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक है कि कुछ टर्म है जो सिर्फ सी रूट के लिए होते हैं, सी रूट के लिए मतलब पानी वाले जहाज़ों के लिए ही फिक्स है, और कुछ जो टर्म है सारे के लिए हैं, सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। किसी के लिए भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है, बाय सी रूट भी हो सकता है, और बाय रोड भी हो सकता है। लेकिन जो एफओबी हैं, एफएएस हैं, है ना, ये डिटेल बताइए उसको, ये एक्स क्वार्टर को। क्या बताएं, इसमें बता दिए। एक्स वर्क में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब मैन जो ये टर्म हमारा बताता है कि डिलीवरी, पॉइंट ऑफ डिलीवरी, जो सेलर और बायर के उनका बीच, घर में क्या वो स्पॉट डिलीवरी होता है। हाँ, आप इसको समझ अपना, लीजिए स्पॉट डिलीवरी होता हाँ है। हाँ आप समझ सकते हैं स्पॉट डिलीवरी, हाँ स्पॉट डिलीवरी, ठीक है। हाँ, दोनों का जो लोडिंग बायर को करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगा। बायर देगा, बायर 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 ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। वो खाली बेच दिया, खत्म हो गया। बस बस बस
ठीक है। तो ये टर्म एक्स वर्क में आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वैसे टर्म इसमें जो कि यूज होते हैं किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। मेन जो इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिलीवरी होता है, ये जो सारे टर्म है ना, एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है फॉर्मुलेट करने का वो पॉइंट ऑफ डिलीवरी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिलीवरी के बाद ही जो है वहीं पर जो है ना ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास ऑन होती है। आपको अभी डिलीवरी कर दिया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको चलेगी, दूसरे को चली गई, है ना। जब तक वो डिलीवरी नहीं किया है आपको तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, सेलर के पास है। जिस दिन आपको दे दिया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली गई, बायर के पास चली गई, ठीक है। तो मेन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करना है। एक्स वर्क में समझ गए, अपने वो घर में ही अपने प्रेमिसेस में बोला बना हुआ है ले जाओ तुम उठा के, ठीक है, लोडिंग करके उठा के ले जाएगा वो। उसके बाद टर्म आता है FCA, ठीक है, FCA। तो इसका फुल फॉर्म है फ्री कैरियर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है फ्री कैरियर। नॉर्मली जो है ये यूज होता है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। नॉर्मली किसके लिए यूज होता है ये, नॉर्मली ये एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। यूज हो सकता है किसी में भी, लेकिन नॉर्मली जो है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्री कैरियर में, ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो अपने ही प्रेमिसेस में दे। डिलीवरी जो है ज़रूरी नहीं होता है हमेशा कि अपने ही प्रेमिसेस में दे। ये डिलीवरी वो जो कंट्री है, जो सेलर का कंट्री है, वो अपने कंट्री में कहीं भी दे सकता है बायर को डिलीवरी, है ना। जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है बात कि हमें समझ लीजिए कि वो सैन फ्रांसिस्को में बना रहा है और उसको वाशिंगटन में चाहिए, है ना। लेकिन दोनों के बीच में ये हुआ है ना, दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मुझे वाशिंगटन में चाहिए ये आइटम, इंडिया ने बोला नहीं वाशिंगटन में चाहिए। तो वो जो है अगर उसका जो फैक्ट्री है सैन फ्रांसिस्को में है तो वहाँ से ला के कहाँ देगा, इसे वाशिंगटन में देगा। तो उसके जो लाने का खर्च है वही सिर्फ देगा कौन, सेलर, सेलर देगा। तो बस उतना सा जो टर्म है उसी को वो फ्री कैरियर कह रहा है ना। सपोज कीजिए कि ये फैक्ट्री था उसका, है ना, नहीं फैक्ट्री तो है, ये फैक्ट्री है, ठीक है। और लेकिन उसको यहाँ पर लाके इंडिया को चाहिए था, वाशिंगटन में मुझे लाके चाहिए था। तो यहाँ से जो लाके दिया ना, ये बीच का जो फेयर है वो दे देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका जो भी है ये पे करेगा। कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा, लेकिन यहाँ दे देगा। तो हाँ, यहाँ से बायर ले लेगा, पास ऑन हो जाएगा, यहाँ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की, ठीक है। तो फ्री कैरियर ये होता है। नॉर्मली ये बाय एयर के केस में होता है कि एयरपोर्ट तक लाने के लिए देता है ना। बोलता है कि एयरपोर्ट पे मुझे चाहिए, कहाँ चाहिए, एयरपोर्ट पे चाहिए, तो उसको एयरपोर्ट पे दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मली इस केस में होता है। उसके बाद एक टर्म है, तो ये टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं जो किसी में भी यूज हो सकता है, किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो सकता है। एक पढ़ते हैं हम लोग CPT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कैरेज पेड टू, फुल फॉर्म है कैरेज पेड टू, ठीक है। ये भी कुछ कुछ FCA से ही मिलता है, कुछ कुछ FCA से ही मिलता है इसमें, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि कोई एक डेस्टिनेशन तय हो गया है, एक पॉइंट डिलीवरी ऑफ पॉइंट तय हो गया है, लेकिन अपने ही देश में, उसी के देश में, है ना। तो वहाँ पर लाके वो दे देगा, ठीक। इसमें भी जो ओवरव्यू में यही पर है, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन में पढ़ा रहा हूँ तो एक लाइन में ये टर्म ख़त्म हो जा रहा है, इतना आसान नहीं है। एक एक को डिफाइन करने के लिए हो सकता है 10-15 पेज लग जाए कि FCA के अंदर में क्या है, क्योंकि सारा टर्म एंड कंडीशन होता है ना। लेकिन नॉर्मल ओवरव्यू में चूँकि आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इससे नहीं आता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है फुल फॉर्म आता है। उसके बाद CIF और जो FOB, FAS, CIF और CIP जो है, ये चार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि इसमें इंश्योरेंस आता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, इंश्योरेंस आता है,
तो इंश्योरेंस की कहानी के लिए ज़्यादातर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में जो है CIF और CIP, FOB और FAS को यूज करते हैं इंटरनेशनल टर्म में, ज़्यादातर ये सब यूज होता है, तो इसलिए उन सारी चीज़ों से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, तो इसका ओवरव्यू वही है कि ये भी कहीं किसी एक डेस्टिनेशन पे देता है अपने ही कंट्री में, या तो किसी नॉमिनेटेड पर्सन को, है ना, छोटा है तो या नॉमिनेटेड पर्सन को डिलीवरी दे, तो वहाँ तक लाने में भी ये खर्च करेगा, ठीक है। एक टर्म होता है उसके बाद जो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकता है, CIP, ठीक है, होता है CIP, और इसका मतलब होता है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, ठीक है, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेलर है वो इंश्योरेंस देता है, ठीक है, इंश्योरेंस भी देता है और कैरेज भी देता है, मतलब पहुंचा के भी देता है ना। अगर उनके बीच में कोई एग्रीड डेस्टिनेशन हुआ है, कोई अगर उनके बीच में डेस्टिनेशन तय हुआ है, चाहे तो उसके कंट्री में या हमारे कंट्री में, ठीक है, चाहे तो हमारे कंट्री में या उसके कंट्री में, जहाँ भी ये तय हुआ है कि ये डेस्टिनेशन रहेगा, है ना, वहाँ तक इस केस में वो इंश्योरेंस भी देगा, फ्रेट भी देगा, इंश्योरेंस भी देगा, फ्रेट भी देगा, लोडिंग भी करवाएगा, ठीक है, अनलोडिंग भी करवाएगा, ये सारा कॉस्ट पे करेगा कौन, सेलर, ठीक है। तो कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू ये होता है, ठीक है। फुल फॉर्म थोड़ा अलग टाइप का है, इसीलिए कभी शायद पूछा भी है शायद CIP को एक बार, है ना, इसका फुल फॉर्म। तो इसमें इस नाम से ही पता चल रहा है कि इंश्योरेंस देगा और कैरेज भी देगा, इंश्योरेंस भी देगा और कैरेज भी देगा, पे करेगा। लेकिन जो CIP में जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस समझ रहे हैं ना, इंश्योरेंस क्यों होगा, तो वो 2 पोर्ट है, उस UK से इंडिया तक लाने में बीच में ट्रांसपोर्टेशन में वो आइटम अगर ख़राब हो जा रहा है, सपोज कि सी रूट से ला रहे हैं, डूब जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उस मटेरियल का इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर कुछ मिसहैप हो तो इंश्योरेंस हमें मटेरियल का मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो इसलिए इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो ये जो इंश्योरेंस सेलर जो करता है ना, वो मिनिमम कॉस्ट पे करता है ना, मिनिमम कॉस्ट पे करता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, सपोज कीजिए आपका जो मटेरियल है उसका प्राइस 1 लाख रुपये है, आप इंश्योरेंस ले रहे हैं 1 लाख रुपये का, तो अगर कोई भी मिसहैप होता है तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा इंश्योरेंस, 1 लाख रुपये मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही लिया है 1 लाख रुपये का। लेकिन सपोज कि उसमें अगर आप जोड़िए तो उसका 1 लाख रुपया कॉस्ट है सिर्फ मटेरियल का, लेकिन उसके पीछे आपने पहले कितना खर्च कर चुका है, आपने टेंडरिंग किया, टेंडर का प्रोसीजर किया, टेंडर प्रोसीजर में आपके आदमी लगे, आपके लगे ना, मैन पावर लगे, इतना उन्होंने काम किया उसमें, है ना, इतना उन्होंने उसमें काम किया, आपके सपोर्ट स्टाफ लगे, ये लगे, वो लगे, बहुत सारा खर्च होता है, एक ऑफिशियल खर्च होता है। तो ये खर्च कहाँ चला जाएगा, ये खर्च तो आपका डूब गया, है ना, 1 ही लाख तो मिला। इसलिए आप जो इंश्योरेंस करेंगे इन सारे कॉस्ट को भी मिला के इंश्योरेंस करेंगे, ताकि अगर कोई भी कंडीशन आए, अगर ख़राब हो जाए हमारा, तो इंश्योरेंस पूरा का पूरा इंश्योरेंस मिले। लेकिन सेलर जो इस केस में क्या करता है, CIP के केस में, वो मिनिमम इंश्योरेंस करता है, जितना कॉस्ट आता है आइटम को उतना ही इंश्योरेंस करके देता है। तो बायर को चाहिए कि इंश्योरेंस अधिक करे, फैक्ट्री में ये, सर हाँ सर ये CIP एवरी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, क्या, एवरी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए होता है CIP। हाँ, एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिर्फ के लिए, अभी मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, है ना, किसी भी टर्म के लिए, किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो फैक्ट्री में ये नियम है कि आपको जो इंश्योरेंस करना है वो मैक्सिमम अमाउंट के लिए करना है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट करना है, जिसमें कि वो तो करेगा मिनिमम, आपको करना मैक्सिमम, तो रेस्ट बीच का जो अमाउंट है प्रीमियम का वो फैक्ट्री को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरव्यू में CIP में CIP में
ठीक है, एक ओवरव्यू में ये हुआ। एक टर्म है आपका DAT, जिसको कहते हैं डिलीवर्ड एट टर्मिनल। ठीक है, डिलीवर्ड एट टर्मिनल। ये टर्मिनल एयरपोर्ट का टर्मिनल हो सकता है, या तो पोर्ट का ना, बंदरगाह जिसको कहते हैं उसका टर्मिनल हो सकता है, कहीं भी टर्मिनल हो सकता है ना। उस टर्मिनल पे ये लाके देगा, उस टर्मिनल पे ये लाके देगा, और वहाँ तक लाने का सारा जो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, वो सारा ये पे करेगा, रिस्क वो कवर करेगा, सेलर करेगा। इसलिए इसको कहते हैं डिलीवर्ड एट टर्मिनल, है ना। टर्मिनल पे आके ये डिलीवर्ड कर देगा। ठीक है, देखिए एक टर्म दूसरा है DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। ठीक है, इसमें क्या करता है वो, देखिए वो टर्मिनल तक छोड़ दिया था, इसमें उसको और आगे भी ले जा सकता है, किसी भी प्लेस में ले जा सकता है कि टर्मिनल के बाद कहीं और भी आप करें, तो फिर टर्मिनल से वो उठा के आइटम आपका कहीं और भी जाके पहुंचा देगा आपको। तो ये डिलीवर्ड एट प्लेस है ना। कोई भी अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, दोनों के बीच में प्लेस कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, तो वो वहाँ के ला के देगा। ठीक है, एक है DDP, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो इसका मतलब है डिलीवरी तो करेगा ही आपको, है ना, लाके टर्मिनल के बाद, साथ में ड्यूटी भी पे करेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी वगैरह ये भी वही पे करेगा, सेलर पे करेगा। जितना ड्यूटी लगेगा, क्या जितना जो ड्यूटी लगेगा वो भी पे करेगा। हाँ, जो भी ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी जितना भी लगेगा वही पे करेगा। ठीक है, तो डिलीवर ड्यूटी पेड है ये। ठीक है, अब एक टर्म आता है, अब जो अरे ये जो डिलीवरी जो प्लेस है उसका क्या है कि वो वो बाहर का जो देश है वो पूरा इंडिया में लाके देगा ना, ओनली उनका टर्म प्लेस पे देगा? नहीं, ये देखिए, ये जो DDP है ना, ये DAP और DDP, इसमें जो प्लेस है, ये प्लेस तय होता है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। इसमें फिक्स नहीं है कि वो हमारा बायर का प्लेस होगा या तो सेलर के कंट्री में प्लेस होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है डिटेल, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा कि हम कौन सा प्लेस होगा, है ना, तो उस प्लेस पर ला के देगा। अगर हो सकता है कि वो इंडिया में प्लेस तय हुआ है तो इंडिया तक ला दे के देगा, अगर वहीं पर तय हुआ है तो वहीं पर ला के देगा, है ना, उसके कंट्री में। तो प्लेस अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सप्लाई ऑर्डर में सब डिटेल्स रहेगा। हाँ ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको तो सप्लाई ऑर्डर प्लेस होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके बाद सप्लाई ऑर्डर, उसके पहले AT एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, है ना, AT, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हम लोग ने सप्लाई ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उसमें मेंशन रहता है सारा चीज़। ठीक है, अब जो है कुछ टर्म है जो कि हम लोग सी रूट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल सी रूट में करते हैं, और इंडिया विद इन इंडिया भी इनलैंड वाटर वे के लिए भी, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली जो है ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, इंटरनेशनल सी रूट में होता है। तो है FAS। ठीक है, FAS फ्री alongside ship, फ्री alongside ship, मतलब इसका मतलब है, इसका जो मीनिंग ही देखिए तो क्या कहता है, alongside का मतलब क्या होता है, दोनों सब साइड क्या, alongside मतलब क्या होता है, अलग साइड दोनों साइड का, आना और जाना का, नहीं एक साइड। alongside मतलब होता है साइड के किनारे, अरे शिप के किनारे, alongside, शिप के नियर अबाउट, है ना, उसके किनारे। शिप जहाँ पर खड़ी है ना,
हाँ, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा। यहाँ पर सपोज कि ये शिप खड़ी है ना, ये शिप खड़ी है तो यहाँ पर कहीं तो इसको एंकर्ड किया होगा ना, इसको कहीं पर लगाया होगा ना शिप पोर्ट पे, तो यहाँ पर ला के रख देगा, है ना, यहाँ पर ला के उसको डिलीवरी कर देगा। अब इसका काम है बायर का इसको लोडिंग करना, ठीक है, बायर का काम है इसको लोडिंग करना, ठीक है। तो ये फ्री अलोंग साइड शिप है, वहीं पर आके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बायर की, वहाँ से इसको लोडिंग करेगा, लाएगा, जो भी करेगा। और जब लाएगा, खुद से लाएगा, तब तो मतलब इंश्योरेंस ये सब खुद से पे करेगा, है ना, फ्रेट इंश्योरेंस सब खुद से देगा, क्योंकि वो तो वहीं ला के छोड़ दिया, है ना, शिप के बगल में ला के छोड़ दिया। इसी में एक टर्म है FOB, इसको सब पढ़ते हैं। इसी का ट्रेन के लिए, रेल के लिए क्या यूज करते हैं बताइए, तो इसी तरह का टर्म रेल के लिए फ्री ऑन रेल, हाँ ठीक, फ्री ऑन रेल, फ्री ऑन रेल FOR, ठीक है। लेकिन उसमें एक टर्म लगता है ना, बताइए, FOR के बाद एक वर्ड और लगाते हैं, बताइए कौन सा वर्ड लगाते हैं। FORD, उसके बाद लगाते हैं RR, क्या बात कर रहे हैं, RR क्या होगा, FOR स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं FOR डेस्टिनेशन, ठीक है। और दूसरा होता है FOR स्टेशन ऑफ डिस्पैच, है ना, डिस्पैच का स्टेशन, और दूसरा होता है डेस्टिनेशन का स्टेशन, ठीक है। इसी से पता चलता है कि ये मटेरियल कहाँ डिलीवर होगा, डिस्पैच वाले स्टेशन पे डिलीवर होगा या डेस्टिनेशन वाले इस पे स्टेशन पे डिलीवर होगा, ये है ना। अगर डेस्टिनेशन पहले डिलीवर होगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक, है ना, फैक्ट्री के डेस्टिनेशन नहीं, जो फैक्ट्री के बगल में स्टेशन है वहाँ तक लाने का। और डिस्पैच अगर है तो वो सेलर जो है अपने आसपास में जहाँ पर है वहीं से, उसी के लिए होता है, ठीक है। तो ये फ्री ऑन बोर्ड है। इसमें क्या होता है कि शिप जो है, शिप पे वो बोर्ड कर देगा, बोर्ड मतलब तो जानते हैं कि बोर्डिंग मतलब उस पर चढ़ना होता है, ये क्या करेगा, इस पर बोर्ड कर देगा, मटेरियल को आपका सिर्फ बोर्ड करके रख देगा, यहाँ पर मटेरियल को ला देगा, ठीक है। ये लोडिंग कर देगा, ये क्या कर देगा, लोडिंग कर देगा, ठीक है, FOB में आपका लोडिंग कर देगा, FOB में लोडिंग कर देगा। इसके बाद कैरियर जो है, उसका जो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, सब किसको पे करना पड़ेगा, बायर को पे करना पड़ेगा, इसको क्या ना, बायर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है इसमें CFR, ठीक है, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट, तो इसमें होता है कि वो जो बायर है, सेलर है, वो फ्रेट, है ना, फ्रेट देगा कहाँ तक लाने का, डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन पोर्ट तक, डेस्टिनेशन पोर्ट, जैसे इंडिया में आपने तय कर लिया कि चेन्नई पे लाना है, तो चेन्नई तक लाने का सारा फ्रेट का कॉस्ट वो पे करेगा, ठीक है, वो पे करेगा, ठीक है। सभी लोग माइक बंद कर लीजिए अपना, सभी लोग बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, वहाँ तक लाने का, और वो सारा रिस्क कवर करेगा आपका, तो कॉस्ट लाने का जो कॉस्ट हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग देगा और फ्रेट देगा, ठीक है। नोट कर लीजिए सर। माइक बंद, सर बहुत सारे लोगों के माइक चालू है, कुछ पंखे चालू है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ सबका, ठीक है।
एक लास्ट टर्म है आपका CIF, इसको कहते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सर हाँ सर ये OTS के एग्जाम का सिलेबस क्या है? OTS में आपका लेबर अकाउंट, फैक्ट्री अकाउंट, GK, ऑफिस प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला सब बता रहे हैं सर, तो किसका है ये? ये आपका फैक्ट्री अकाउंट में भी आता है ना, ये आपको फैक्ट्री अकाउंट में भी आता है। ओके ठीक है, सर, तो नोट्स में भी आएगा क्या? क्या नोट्स आएगा इसका? क्या इसका इसका नोट्स भी आएगा क्या? हाँ हाँ नोट आ जाएगा, वो सब मिल जाएगा, नोट्स वोट्स से सब है ना, आपको मिल जाएगा, वो नोट्स भी मिल जाएगा, क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। अगर आप जैसे क्लास अगर कोई छूट जाता है आपका, ये भी होता है, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं सब। तो एक है CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो देखिए इसमें इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट शामिल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जो इंश्योरेंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। इंश्योरेंस मतलब सेलर को पे करना ही है ना, वो आपको आपके पोर्ट तक, डेस्टिनेशन तक लाने के लिए इंश्योरेंस भी पे करेगा, फ्रेट तो देगा ही, लोडिंग अनलोडिंग का जो चार्ज है, कॉस्ट, वो भी देगा, ठीक है। इसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये तीनों चीज़ पे करेगा। तो अब इसमें देखा जाता है कि जनरली जो हमारा ट्रेड होता है, फैक्ट्री का जो ट्रेड होता है, वो CIF या FOB के बेस पर होता है, ठीक है, CIF या FOB के बेस पर होता है। तो फिर आता है कि हमें रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि किस पर करना चाहिए, आपको CIF पे करना चाहिए, FOB पे करना चाहिए, है ना। FOB क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो जिस कैरियर से आएगा ये हम लोग चूज करते हैं, है ना, हम लोग चूज करते हैं। तो इससे हो सकता है कि हम निगोशिएशन कर पाएँ उससे और फ्रेट को कम कर पाएँ, निगोशिएशन करके फ्रेट को कम कर पाएँ। लेकिन CIF में तो वो खुद करेगा, सेलर खुद करेगा, तो हम लोग जो है उससे निगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो जितना कहेगा कि सेलर इतना, ये जो शिपिंग कंपनी है जितना मांग रहा है उतना देना पड़ेगा। लेकिन FOB के केस में क्या ना, हम लोग खुद तय करते हैं कि किस शिप से हमें लाना है। तो गवर्नमेंट के अंदर में एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी जहाज़ें चलती है बड़ी बड़ी, तो उसका भी काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो हम खुद के जहाज़ से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो सरकार का पैसा कहाँ पे रह गया, सरकार के पैसा गवर्नमेंट के पास रह गया, ठीक है। इसलिए FOB के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और CIF के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस बेस पर करना चाहिए इंपोर्ट और किस बेस पर करना चाहिए एक्सपोर्ट। क्योंकि CIF के बेस पे इसलिए किया जाता है कि CIF में हम खुद तय करके बताते हैं कि हम जो ना इस शिपिंग कंपनी से हम लोग भेजेंगे। तो हम लोग किसे भेजते हैं, तो हम लोग किसे भेज देंगे, अपने जो शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास हमारा जो शिप है उसी से भेजते हैं। तो हमारा पैसा तो हमारे पास बच गया ना। इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस की कंपनी भी हमारी रहती है, इंडियन रहती है ना। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो CIF के बेस पे, और जब इंपोर्ट करते हैं तो FOB के बेस पे, ठीक है। और FOB में वो पोर्ट कहाँ तक देता है, मतलब उसका पोर्ट तक देता है? FOB में पोर्ट तक नहीं, नहीं उसी का पोर्ट तक कुछ नहीं है। पोर्ट वो क्या करता है, उसके पोर्ट पे जो जहाज, वो जो लगा हुआ है ना शिप, उस शिप पे खाली सिर्फ रख देगा, सिर्फ पे रख देगा, लोडिंग कर देगा, है ना। उसके पास रख देगा? शिप के पास नहीं, शिप पे लोडिंग कर देगा। और शिप के पास जो रखता है वो एलम साइड होता है, FAS होता है। शिप के पास जो बगल में जाके रख दिया वो है FAS, ठीक है, फ्री एलम साइड शिप। लेकिन शिप के ऊपर जाके लोडिंग जाके कर दिया वो होता है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अपना माइक सब अपना। ज्यादा तो इंपोर्ट FOB में करते हैं, इंपोर्ट FOB में करते हैं, है ना। एक्सपोर्ट सर
CIF में, CIF पे। हाँ, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसका रीज़न बताया भी ना, क्योंकि इसमें हाँ क्या हाँ हाँ करते हैं कि हम लोग अपना शिपिंग कॉर्पोरेशन से इसको भेज देते हैं, तो फ्रेट तो हम मेरा खुद का गवर्नमेंट के पास ही रह गया ना, है हाँ ना। हाँ, हमारा भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी, तो इंश्योरेंस की रहेगा। कंपनी भी हमारी, हम इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लेंगे, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमें बचता भी है और हमारा पैसा हमारे पास ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश सीआई पे करते हैं और उसकी कोशिश उस पे करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकोटर्म, तो आप इसमें याद रखिएगा इसको, ठीक है। सर FOB को इम्पोर्टर कहते हैं ना, FOB को इम्पोर्टर कहते हैं। इम्पोर्टर कहते हैं, अब जो बोलिए, अब इम्पोर्टर कहते हैं क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इम्पोर्ट के केस में इसको यूज करते, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है इसको यूज करना, ठीक है। हमारे लिए बेनिफिशियल होता है यूज करना, लेकिन अब क्या बताएं आपको कहानी कि मोदी जी ने इसमें भी बहुत कहानी ख़राब कर दिया है ना। उन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डुबाने का पूरा इंतजाम कर लिया है ना। पहले हमें क्या था कि हमें जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास होता था, जो शिप होता था, उसी से हमें लाना पड़ता था, अपना मटेरियल लाना ले जाना पड़ता था, है ना। तो उससे क्या होता था, हमारा पैसा तो हमारे पास ही रह गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, अब किसी भी प्राइवेट कंपनी से आप ला सकते हैं, कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी प्राइवेट शिपिंग कंपनी को हायर कर सकता है ना, किसी भी को हायर वो कर सर सकता सबको डुबा देगा, सबको है ना। म्यूट कीजिए प्लीज़, म्यूट कीजिए सब लोग, ठीक है। तो किसी को भी हायर कर सकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, अरे वो क्या सबको डुबा के रहेगा सर। Xiaomi M210K16, मैंने तो पहले ही बता दिया, उसमें नाम लिखिएगा ये Xiaomi और Xiaomi और वो मत लिखिएगा, हम लोग तो चाइनीज कंपनी हो गए। सर CFR के बारे में फिर से बता दीजिए। CFR के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो पहले ये सुनिए, तो क्या हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ने हमें क्या कह दिया कि अब हम किसी से भी कर सकते हैं, है ना, हम किसी से भी ले सकते हैं प्राइवेट कंपनी से। तो गवर्नमेंट में जानते हैं कितना भ्रष्टाचार है ना। तो किसी प्राइवेट वाले से लेगा तो वो क्या करेगा, पैसे भी देगा, है ना, पैसे देगा और बदले में अधिक पैसे लगेगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, धीरे धीरे डूब जाएगा, है ना, डूबेगा ही। तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है इसको डुबाने का, ठीक है। CFR आपने कहा, तो CFR का क्या होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट, है ना, कॉस्ट एंड फ्रेट। तो उसमें आपको ला के तो देगा, फ्रेट देगा, लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट देगा, लेकिन इंश्योरेंस इसमें शामिल नहीं है ना, इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इंश्योरेंस किस टाइप पर होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, है ना। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस भी आप कर दो मेरे लिए, है ना, तब वो बदल जाएगा। अगर इंश्योरेंस भी कर देगा तब CIF हो जाएगा, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कहलाएगा। लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं करेगा सेलर, तब तक हमारे लिए कॉस्ट एंड फ्रेट है वो, समझ गए, ठीक है। तो CIP है ना, और CIP और CIF दो टर्म है जिसमें कि आपका इंश्योरेंस यूज होता है, बाकी में इंश्योरेंस यूज नहीं होता है, नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस नहीं है। सर सर मेनली FOB में आप हम लोग इंपोर्ट करते हैं, CIF में एक्सपोर्ट करते हैं ना। एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, हाँ ठीक है, हाँ, कुछ वो हमको सुविधा आता है ना, हाँ, हाँ इसलिए। हाँ, इसलिए तो। हाँ ठीक है ठीक है। और जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में ये समझ लीजिए कि FOB में क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आता है कि FOB में हम लोग लेना चाहते हैं, CIF में हम लोग देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जिसमें इंश्योरेंस, क्वेश्चन आएगा तो हाँ, क्या बोलिए,
नहीं सर, बोलिए बोलिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो वही है, आंसर वही है। वही दोनों में ही आएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। प्लस नहीं पूछेगा सबका। तो ये हो गया इनको टर्म। क्या हुआ? एफ एस भी उसी में यूज होता है ना, इंपोर्ट के केस में यूज होता है ना। इसमें भी इंपोर्ट के केस में यही कि उसमें हमें अब क्या करना पड़ता है, लोडिंग का खर्चा हमारा अपना लग जाता है ना। वो वहाँ तो लाके रख देता है, लेकिन लोडिंग हमें करना पड़ता है। अगर वो CIF के लिए तैयार नहीं होता है तब FAS के लिए तैयार होता है, सॉरी FOB के लिए अगर तैयार। FOB हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि FOB में कम से कम वो लोड करके दे दिया, क्योंकि उस कंट्री में हम जाएंगे, उस कंट्री में जाके अब लेबर ढूंढने जाएंगे, है ना। ये सब कहानी हो जाता है ना। लेबर उससे हम लोडिंग करवाएंगे तो उससे बढ़िया को हमें लोड करके दे दे, है ना। लेकिन अगर वो FOB के लिए तैयार नहीं होगा तो FAS के लिए तैयार होगा, है ना। भाई बगल में ला के रख दो, है ना, बगल में ला के रख दो, हम ले जाएंगे उठा के, ठीक है। तो ये है सर। FOB में तो लोड करने पड़ता है, वही बायर देता है, इसकी सेलर देता है। सेलर अरे FOB का मतलब बता तो रहा हूँ, वो करके देगा मुझे ना, वो मुझे करके देगा, ठीक है। इंपोर्ट में तो बाहर से ही लोगे ना, बाहर वाला करेगा। तो FAS में इंश्योरेंस अच्छा FAS में इंश्योरेंस रहेगा कि नहीं, ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। अब देखिए कि FAS में क्या फुल फॉर्म लिखा है, फ्री अलोंग साइड शिप, इसमें इंश्योरेंस लिखा है। अगर इंश्योरेंस इसमें नहीं लिखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होता है ना। और वो ऐसे भी आप देखिए कि वो तो वहीं पर मेरे बगल में छोड़ दिया, वो क्या इंश्योरेंस कराएगा, वो तो वहीं पर छोड़ दिया, वो इंश्योरेंस क्यों कराएगा, है ना। वो तो शिप के बगल में छोड़ दिया। इंश्योरेंस हम लोग ट्रांजिट के लिए करते हैं, जो बीच में शिप से जो आ रहा आइटम, उस ट्रांजिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। वो तो वहीं पर छोड़ दिया मुझे, है ना। तो ठीक है, और हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। हेलो। हाँ 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 सर। हेलो अरे सुन रहा हूँ, बताइए तो, मैं सुन रहा हूँ। सर, ये नया टॉपिक है क्या? मैंने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन की है, 4 बजे से। नया टॉपिक तो था ही, आधे घंटे से क्लास ही नया है भाई। क्लास 10 का। नया तो टॉपिक था ही, इसमें कुछ शक नहीं है। हेलो। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या है, आपकी फैक्ट्री में जो WIP और रॉ मटेरियल हैं, WIP है, रॉ मटेरियल हैं, इसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या, कंट्रोल मतलब इसको यूज करना, है ना, इसको यूज करना, इशू करना, रिसीव करना, इन सारे को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। सपोज कीजिए कि ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके घर में ग्रॉसरी भी आता है और गोल्ड और डायमंड भी आते हैं, है ना। तो आप ग्रॉसरी का कितना कंट्रोल करते हैं, है ना। ग्रॉसरी थोड़ा इधर बिखरा पड़ा भी है, उधर है रखा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा, इधर रखा है उधर रखा है चलेगा। लेकिन गोल्ड और डायमंड को आप कितने अच्छे तरीके से रखते हैं, नहीं यहाँ रखना है, इसका प्लेस ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए, इतना सारा आप प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं आप, है ना। कुछ तो कारण है कि इस मटेरियल को आप कंट्रोल कर रहे हैं, इस मटेरियल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो बेसिस है कि किस मटेरियल को हमें कंट्रोल करना है, किस मटेरियल को कंट्रोल नहीं करना है, इसी को स्टॉक कंट्रोल कहते हैं। और इसको हम लोग 8 तरीके से मॉनिटर करते हैं या कंट्रोल करते हैं। कितने तरीके से, 8 तरीके से करते हैं, है ना।
फैक्ट्री में जो मटेरियल को 8 तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो पहला कंट्रोल का सिस्टम होता है ABC। पहला कंट्रोल का सिस्टम है ABC और इसका फुल फॉर्म है, कोई बता सकते हैं? ऑलवेज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वाइटल फ्यू, ठीक है, ट्रिवियल मेनी। वाइटल का मतलब जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ट्रिवियल का बहुत मिनिमल, जिसका वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है ना। तो वाइटल जो है बहुत हो सकता है, एंड वाइटल जो कम हो सकता है, लेकिन जो ट्रिवियल है वो बहुत अधिक हो सकता है। जैसे कि एक आपका 4 व्हीलर है, गाड़ी है आपके पास, तो उसमें देखिए इंजन तो बेचारा वाइटल है, एलिमेंट है, वो एक ही है, लेकिन उसमें आप देख लीजिए नट बोल्ट, हज़ारों की संख्या में नट बोल्ट हैं, तो वो क्या है? ट्रिवियल है, बहुत सारे हैं। वाइटल है, एक है, फ्यू है ना। तो इस बेस पे अब कंट्रोल करना है मटेरियल को, है ना। तो इस मेथड के द्वारा रॉ मटेरियल या WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो इन्वेंट्री होता है, उसको उसके एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन, याद रखिएगा, एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन, है ना। क्या हो गया, कहाँ टाइप हो रहा है? एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन के बेस पर होता है। तो सीधा एकदम डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है कि ABC जो एनालिसिस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किस बेस पे करते हैं? तो एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन के बेस पे कंट्रोल किया जाता है। इसमें मटेरियल को उसके एनुअल यूजेज वैल्यू के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको किस बेस पर? उसके एनुअल यूजेज वैल्यू के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ABC। तो ए कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ABC। तो कैटेगरी ए कहता है कि ये ऐसे आइटम है ना, ऐसे आइटम जिसका एनुअल यूजेज इन नंबर 10% होता है। एनुअल यूजेज है ना, एनुअल यूजेज जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो टोटल कंजप्शन वैल्यू है, ये टोटल कंजप्शन वैल्यू का 70% होता है। मतलब देखिए, एनुअल यूजेज इन नंबर्स, ठीक है, ज़्यादातर ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर्स, सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। सर इसमें आइटम्स आती होंगी, कंट्रोल करने के लिए आइटम्स कंट्रोल का क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ आता है ना। जनरली आपको उस तरह के नहीं आता है, ये आइटम दिखा के नहीं आता है किस आइटम में किसकी ज़रूरत है ना, ये सब नहीं आता है। आपको सीधा पूछता जो इसमें क्वेश्चन है, पहला तो देखिए ये इसका फुल फॉर्म ABC का। दूसरा पूछता है कि ये किस बेस पे होता है। ABC जो एनालिसिस होता है किस बेस पे होता है, तो मैंने बताया कि इसको जो किस बेस पे करते हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन, एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन के बेस पे कंट्रोल किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये 3 वर्ड का जो लाइन है, एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन। कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा पिछले ईयर का, आपको यही मिलेगा, एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन। किस बेस पर ABC एनालिसिस करते हैं? एनुअल वैल्यू ऑफ कंजप्शन। यही देख रहे हैं ना, पूरे साल का इसमें वैल्यू देख रहे हैं हम कंजप्शन का, यही तो देख रहे हैं हम, है ना, कि किसका वैल्यू कितना कम है। जिसका वैल्यू जितना अधिक
उसको मॉनिटर उतना अधिक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और जिसका वैल्यू कम उसका मॉनिटर कम तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ABC कैटेगरी हो गया। हाँ। और इसमें क्या होता है, ए कैटेगरी के जो आइटम होते हैं, इसके आइटम का जो SVG वेरिफिकेशन करता है वो साल में 2 बार करता है। ए कैटेगरी के आइटम का वो अधिक बार करता है ना, 1 से अधिक बार करता है 1 साल में। एक होता है प्रिंटिंग होता है, तो क्या एसवीजी करता है क्या, स्टॉक वेरिफिकेशन उसमें पड़ता है? उसका तो वेरिफिकेशन काम करना अलग है ना, SVG का वो तो अलग काम है। मैं कह रहा हूँ कि ए कैटेगरी के जो आइटम को फैक्ट्री में रखे रहते हैं, है ना, मटेरियल कंट्रोल का काम MCO का है, मटेरियल कंट्रोल ऑफिस का है। ठीक है, ये कंट्रोल करना, ठीक है, MCO का काम है। ठीक है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ जो उसका जो वेरिफिकेशन काम करते हैं वो SVG करता है। लेकिन ए कैटेगरी के आइटम जनरली क्या होता है, एक फाइनेंशियल में 1 बार होता है वेरिफिकेशन, लेकिन ए कैटेगरी के आइटम का 2 बार होता है, नॉर्मली 2 बार होता है। ठीक है, HML है, हाई मीडियम लो। ठीक है, हाई मीडियम लो। तो हाई मतलब क्या, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, यूनिट मतलब यूनिट प्राइस ले रहे हैं। ठीक है, यूनिट प्राइस ले रहे हैं कि हाई है, मीडियम है, ये लो है। तो इस मेथड का यूज जो करते हैं मटेरियल के यूनिट प्राइस के बेस पर करते हैं। तो आपको क्या लाइन याद रखना है, किस बेस पर HML होता है, यूनिट प्राइस पर हो रहा है। किस यूनिट का, केजी में आ रहा है, लीटर में आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है कोई मटेरियल, तो उसका जो यूनिट प्राइस है हाई है, मीडियम है या लो है। ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका यूनिट प्राइस हाई होगा उसका क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे अधिक, मीडियम का कम करेंगे और लो का नहीं करेंगे, है ना, यूनिट प्राइस। तो HML कैटेगरी हम लोग यूनिट प्राइस के लिए लेते हैं। तो याद रखिएगा यूनिट प्राइस के लिए क्वेश्चन यही आता है, किस बेस पर करते हैं, तो यूनिट प्राइस के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास VED। ठीक है, इसके पास आता है आपके पास VED। VED का मतलब होता है वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। ठीक है, वाइटल मतलब समझ रहे हैं कि एकदम वाइटल है, हो सकता है इसके बिना काम ही ना हो, है ना। अब एक गाड़ी में इंजन के बिना काम हो सकता है क्या, आप पूरा बॉडी बना के रख लीजिए, बिना इंजन का क्या कीजिए, गाड़ी चलेगा। तो वो गया वाइटल हो गया। इसेंशियल और डिजायरेबल, इसेंशियल मतलब आवश्यक है, और डिजायरेबल मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो इस 3 कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। तो इस मेथड का जो यूज करते हैं जनरली किस आइटम के लिए करते हैं, मशीन कंपोनेंट के लिए करते हैं, स्पेयर पार्ट्स के लिए करते हैं, मशीन कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स के लिए कर देते हैं, और टूल्स, इन सारे मटेरियल के लिए जनरली इसका यूज करते हैं। इस कैटेगरी का VED का, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, इसका यूज करते हैं जनरली मशीन कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और टूल के स्टॉक लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और ये मटेरियल की क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करता है ना। मटेरियल की क्रिटिकलिटी क्या है, वाइटल है, एसेंशियल है, डिजायरेबल है। तो वर्ड याद रखिएगा कि मटेरियल के क्रिटिकलिटी के बेस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल की क्रिटिकलिटी को ये दिखाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास है FSM। तो इसका मतलब होता है फास्ट, स्लो, ठीक है, नॉन मूविंग। आज ही कोई अब नेट से निकाल के वो स्लो मूविंग का दिखा रहे थे कि स्लो मूविंग 6 मंथ लिखा हुआ है। तो आपका जो फैक्ट्री का सेटअप है और जो इंटरनेट का सेटअप है दोनों अलग है ना। आप एक ही सेटअप में कैसे चला देंगे, उसमें 6 मंथ लिखा हुआ है, आपके फैक्ट्री रूल में 6 मंथ है ही नहीं,
है ना। तो हर चीज़ आपका नेट से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो FSN क्या है ये? आपका आवाज़ ही नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है आपका। फास्ट स्लो, हाँ अगर कुछ पूछना है तो टाइप, उसमें मैसेज है, मैसेज में टाइप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका नेटवर्क सही नहीं है। फास्ट स्लो नॉन मूविंग, तो इस मेथड के द्वारा ऑब्सोलेसेंट मटेरियल के कंजप्शन को कंट्रोल किया जाता है। यह कंपोनेंट के कंजप्शन पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो पहला वर्ड तो आया आपके लिए ऑब्सोलेसेंट, क्या है? जो मटेरियल अभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ है ना। ऑब्सोलीट मतलब जो करंट में जो यूज होता है ना, उससे बाहर हो जाना, है ना, उसको कहते हैं ना चलन से बाहर हो जाना, है ना, वो ऑब्सोलीट हो गया। मतलब वो सही है मटेरियल, है ना, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में वो फिट नहीं बैठ रहा है ना। अब अभी आपका जो पुराना वाला टीवी रहता है वो, है ना, उसको क्या कहते हैं, CRT या CTR, कौन वाला कहते हैं, जो बड़ा ऐसा होता था टीवी, CRT होता है ना। वो टीवी अभी भी चलता है ना, क्या दिक्कत है, टीवी में चलता है टीवी, लेकिन क्या वो प्रेजेंट सिनारियो में फिट होता है? वो टीवी नहीं होता है फिट। इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है ना। ठीक है, सब कुछ है, सर्विसेबल है, वो दे रहा है, सर्विस दे रहा है, चल रहा है बहुतों के यहाँ, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में वो फिट नहीं बैठता, इसलिए वो ऑब्सोलीट हो चुका है। और ऑब्सोलीट होने और अभी चलने, इन दोनों के बीच का एक कैटेगरी होता है ऑब्सोलेसेंट, ठीक है। अभी वो होने वाला है ऑब्सोलेसेंट। अगर कोई मटेरियल जिसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में उसका यूज कर रहे हैं फास्ट तरीके से, तब तो ठीक है, चल रहा है। अब थोड़ा स्लो जैसे हो गया, तो मतलब हो सकता है कि एक दिन उसका बंद हो जाए करना, स्लो हो जा रहा है, नॉन मूविंग हो गया, मतलब अब यूज ही नहीं हो रहा है, रखा हुआ है चुपचाप, वो मतलब ऑब्सोलीट होने लगा। यहाँ पर यहाँ मटेरियल क्या होगा, सबसोनीट होने लगेगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑब्सोलेसेंट होने से बचाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि ये मटेरियल स्लो हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है, क्यों नहीं यूज हो रहा है भाई, फैक्ट्री में क्या बात हो गया, यूज नहीं हुआ, हो सकता है कि इस मटेरियल को अब प्रोडक्शन में नहीं यूज करते हैं, तो कोई अल्टरनेट मेथड उसका निकालेंगे, कोई और यूज करेंगे, उसको किसी और फैक्ट्री को दे देंगे हम, नहीं तो उसका डिस्पोज कर देंगे, है ना, लेकिन ख़राब तो नहीं होने देंगे हम उसे। तो ये हम इससे पता करते हैं FSN से, फास्ट स्लो और नॉन मूविंग से। कौन नॉन मूविंग है भाई, को इतना सा यूज नहीं हो रहा, मतलब नहीं यूज हो रहा, मतलब अपने काम का नहीं है, अपने काम नहीं का नहीं है तो सरप्लस घोषित करें, डिक्लेयर करें और उसे दें, इसको डिस्पोज करें हम, है ना। सर स्लो कितना मंथ का है? 1 ईयर का होता है। 1 ईयर। और नॉन मूविंग सर? नॉन मूविंग 3 ईयर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे ऑब्सोलेसेंट मटेरियल के कंजप्शन को कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है, कंजप्शन पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा इसके लिए वर्ड कि कंजप्शन पैटर्न पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है SDE, SDE मतलब होता है इसका स्कार, डिफिकल्ट, इजी, ठीक है। स्कार्सिटी जिसको बोलते हैं ना, स्कार्सिटी हो गया, डिफिकल्ट है, इजी है। तो ये परचेजिंग के स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है ना। परचेजिंग के स्ट्रेटेजी में जो प्रॉब्लम फेस होता है हमें, उसके बेस पर किसी मटेरियल को परचेज करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, किसी को परचेज करना बहुत इजी होता है ना। और किसी का जो मटेरियल है और भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका वो स्कार्स है ही नहीं मटेरियल, वो स्कार्सिटी बनी रहती है, तो उसमें और डिफ़िकल्टी होता है परचेज करने में। तो स्कार, डिफ़िकल्ट और इजी 3 कैटेगरी बनाए गए हैं परचेजिंग के बेस पर, मटेरियल के परचेजिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के बेस पर। तो प्रोक्योरमेंट में होने वाले प्रॉब्लम को बेस मानकर इसको कंसिडर करते हैं और अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं,
कि आपके घर में ही ये सपोज कीजिए किस मेटल को भाई जो आराम से कोई मटेरियल कास्ट आयरन मिल जाता है, गन मेटल इजीली वे नहीं मिलता होगा, है ना, कास्ट आयरन तो मिल जाता होगा, फिर उसमें कोई आइटम जो एकदम इजीली वे से नहीं मिलता है। तो 3 कैटेगरी में, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट का बेस है। किसका बेस है ये? स्कार डिफिकल्ट और इजी प्रोक्योरमेंट का बेस है, ठीक है। एक बेस है गोल्फ, और इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लोकल फॉरेन, ठीक है। मतलब सोर्स ऑफ सप्लाई, इसको देखते हैं सप्लाई का सोर्स क्या है, गवर्नमेंट है, ऑर्डिनरी है, लोकल है या फॉरेन है। कोई जो मटेरियल हम प्रोक्योरमेंट करके ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? किसी गवर्नमेंट संस्था से ला रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट संस्था से ला रहे हैं, या ऑर्डिनरी है ऐसे ही किसी से भी ले रहे हैं, लोकल में परचेज कर रहे हैं, है ना, लोकल में परचेज कर रहे हैं, या तो फॉरेन में से परचेज कर रहे हैं। तो ये सोर्स ऑफ सप्लाई को डिनोट करता है। ये क्या करता है? सोर्स ऑफ सप्लाई को डिनोट करता है, और सोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पर इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक है आपका SOS, इसको कहते हैं सीजनल ऑफ सीजनल, सीजनल ऑफ सीजनल, ठीक है। SOS सीजनल ऑफ सीजनल। आप जानते हैं कि जो मटेरियल कुछ होते हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब सीजन आने पर ही मिलता है। जनरली जो फूड आइटम होते हैं, एग्रीकल्चर आइटम होते हैं, है ना, वो सीजन होता है तभी उसका मिलता है, और उसके में क्या होता है, वहाँ पर प्राइस कम होता है ना। जिस सीजन में, समझ कीजिए राइस ना, फ्रूट्स देखते हैं जब सीजन रहता है तो उसका प्राइस कम होता है, लेकिन जब सीजन ऑफ सीजन रहता है तो उसी का प्राइस अधिक होता है ना, डबल ट्रिपल भी होता है। तो मटेरियल का देखते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई देखते हैं, इसमें क्या देते हैं, सप्लाई का नेचर क्या है, सीजनल है या ऑफ सीजनल है ना। क्या ये मटेरियल सीजनल पे ही मिलता है या किसी भी सीजन में मिलता है ना। तो जैसे देखते हैं कि सीजन में सीजनल है ये मटेरियल, तो सीजनल पे मिलेगा तो कम इसका प्राइस लगेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब इसका सीजन आए तब इसका प्रोक्योरमेंट करें, अधिक से अधिक उसमें प्रोक्योरमेंट करके रख लें, है ना। तो ये नेचर ऑफ सप्लाई के बेस पर कंट्रोल करते हैं मटेरियल को बांटते हैं कि ये सीजनल वाला मटेरियल है कि जनरली जो है एग्रीकल्चर आइटम, है ना, जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीजनल आइटम होते हैं। एक लास्ट है आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, एक बार आया है क्वेश्चन इससे, XYZ, ठीक है, XYZ। तो इसको जो बेस रखते हैं, वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ स्टोरेज, ठीक है। इसका कोई XYZ का कोई स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं है, इसको जो कहते हैं वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ स्टोरेज, है ना। इसमें क्या देखते हैं कि इस मेथड में स्टोरेज में, जो स्टोरेज में रखे मटेरियल को उसके वैल्यू के बेस पे कंट्रोल किया जाता है ना। इसके लिए स्टोरेज के यूजेज का शेड्यूल भी कंसिडर किया जाता है। ये आपका कुछ जो है ABC कंट्रोल से मिलता है, XYZ जो है आपका ABC कंट्रोल से मिलता है, क्योंकि वहाँ इसमें भी स्टोरेज में रखे मटेरियल को उसके वैल्यू के बेस पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कुछ मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ वैल्यू के बेस पे कर रहे हैं, स्टोर में रखे मटेरियल को, उसका यूजेज नहीं देख रहे हैं। वहाँ तो हम लोग ABC में यूजेज देख रहे थे, कंजप्शन देख रहे थे, है ना, कितना कंजप्शन हो रहा है उसके बेस पे। यहाँ सिर्फ उसके आइटम के स्टोरेज में रखे आइटम के वैल्यू को ही कंसिडर कर रहे हैं कि ये वैल्यू वाला आइटम है ना, हमारे हिसाब से ये वैल्यू वाला आइटम है, तो इसको अधिक कंट्रोल करेंगे हम, है ना, इसका अधिक से केयर करेंगे, है ना। तो ये स्टोरेज में रखे मटेरियल के वैल्यू के बेस पर होता है। तो इस तरह से आपके पास हैं ये 8 तरह के हैं, और इसी से इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। सर ये XYZ का फुल
फॉर्म कुछ नहीं फुल है। फॉर्म XYZ, मैंने बताया XYZ का कोई स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं होता है। और ये सब जो आप देख रहे हैं HML, VD, FSN, ये फैक्ट्री का नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि फैक्ट्री ने से तय बनाया है, फैक्ट्री नहीं बनाया है। ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वहाँ से ये सब फॉर्मुलेट होता है। ये जो B स्कूल है, जितने बिजनेस स्कूल हैं, है ना, तो उसकी जो पढ़ाई होती है तो एक हाँ सर ABC का B और C का थोड़ा फुल में थोड़ा बताइए क्या? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जो AB ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये तो है एनुअल लीजेस, टोटल क्लियरेंस 10 और 70%। B और C का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, नहीं लिखा है। अच्छा, B और C का मैं कह रहा हूँ, B कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना, नंबर्स में 20% रहेगा, नंबर्स में वैल्यू जो है 20% रहेगा, लेकिन उसको अगर आप कन्वर्ट करें, उसके प्राइस में वैल्यू करें तो वो भी 20% ही होता है, ठीक है। नंबर्स में अगर करें तो 20% रहता है और वैल्यू में भी उसका 20% ही रहता है। ये B कैटेगरी का आइटम का है ना, दोनों इक्वल रहता है, समझे। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि जो नंबर्स में है वो लेस देन 20% होता है, लेस देन 20% होता है, और जो वैल्यू रहता है वो एग्जैक्ट 20% होता है, ठीक है। B कैटेगरी का आइटम है और इसको जो क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे, है ना, क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता। लेकिन C कैटेगरी के जो आइटम है, इसका नंबर्स में अगर देखें, यूनियल यूजेस देखें आप, तो 70% होता है। सपोज ये नट बोल्ट 70%, ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ओनली 10% है ना। नट बोल्ट्स जो होते हैं इन सबका वैल्यू कितना, 2 रुपये 4 रुपये इस टाइप का होता है वैल्यू, है ना, बहुत कम होते हैं। लेकिन देखेंगे हाँ, लेकिन ज़्यादा है। यूजेस देखेंगे आप, यूजेस का वैल्यू जो नंबर्स में देखेंगे बहुत ज़्यादा। पूरे एक व्हीकल है या कुछ बना रहे हैं तो उसमें हज़ारों नट बोल्ट्स लगे रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, है ना, लगे रहते हैं, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, बहुत कम। हमारा फैक्ट्री, मगर हमारे फैक्ट्री में जो ये जो C वाला ज़्यादा कर नहीं मिलता है। C वाले हमारे फैक्ट्री में आइए, C वाले आपको रोड पे मिलेंगे ना। हमारा यह नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जो नट, यहाँ यही वाले हैं सर। हाँ सिर्फ यही वाले हैं, नट बोल्ट फेंके हुए रहते हैं हमारे यहाँ। कहीं पर स्क्रैप में फेंका हुआ है तो ढूंढे तो नहीं मिलता है, बड़ा चीज मिल जाता है मगर छोटा चीज नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलते रहता है सब, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो ABC का तो सर A का दिखा रखा है ना। हाँ हाँ, सर आप अच्छा बी का यहाँ पर दिखा नहीं रखा मैंने, इसलिए। सर आज लेक्चर होगा क्या रेगुलर? अब कितना ये हो तो गया रेगुलर, अब क्या चाहिए? सर एग्जाम कब तक होगा? एग्ज़ाम टाइम लगेगा, एग्ज़ाम होने में, है ना, एग्ज़ाम होने में टाइम लगेगा। 70%। सर लेक्चर सर डेली होगा, कितना बजे होगा, टाइम टेबल सिलेबस सब डिटेल बता दीजिए। ठीक है, अब लोग सब ये किए हैं, कोई म्यूट है, कोई ये है। निर्मल जी माइक बंद करो, झगड़ा बाद में करो। निर्मल कुमार ठीक है, छोड़िए, क्लास बंद कर देते हैं, अभी क्लास बंद करते हैं, ठीक है। जिसको जो प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेश्चन है आपके पास, क्या कैसे होता है, क्लास कैसे होता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल करके पूछ लीजिएगा। सर क्लास में ना 10 मिनट लास्ट में जो है क्वेश्चन कुछ नहीं रखिए, बीच में जो है सब डिस्टर्ब हो जाता है, लोग माइक ऑन करके रखते हैं, हाँ हाँ, आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है, होता है। क्वेश्चन के लिए वो माइक में तो ऑन करके रखते हैं। ठीक है, ठीक है, वो लास्ट के 10 क्लास, मिनट समझिए कि इसमें क्वेश्चन पूछना है, आप नोट कर लो, जो भी आपका डाउट है तो नोट करो, लास्ट में। तो रोज़ तो मैं यही बोलता हूँ, है ना,
फिक्स कर दीजिए ना सर उसको, बहुत सेटिंग से आप माइक बंद कर दीजिए सबका, मतलब वो कोई ऑन ही ना कर पाए। हाँ सुन रहे हैं। एक बार कह रहे हैं सर ज्वाइन किए थे 110 लास्ट 81 रह जाते हैं, लगता है कि बोर हो गए। तो पढ़ाई इतना आसान नहीं है, आपको क्या लगता है बहुत इजी है क्या पढ़ाई? हम्म? पढ़ाई इतना इजी नहीं इजी नहीं है। है ना। क्या नहीं, इजी चीज़ें समझ में आती है ना, बहुत जल्दी समझ में आती है, लेकिन आप जब तक आप डिफ़िकल्ट नहीं पढ़ेंगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि प्रभात श्रीवास्तव सर का नोट्स पढ़ लें तो बहुत ईजी है ना, सबके यहाँ मिलता है, जाके पढ़ लीजिए, तो वो आपको लगेगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो इजी होता है सब हाँ, पढ़ नहीं देते। तो वो भुलावे में मत रहिए। तो वो जो इजी वाले 110 से 81 जो बोल रहे हैं आप, तो वो इजी वाले हैं ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इजी बताना कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब है, ठीक है। आपको डिफ़िकल्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसका रीज़न यही है, बोर होने का रीज़न यही होता है, ठीक है। पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, आपके अगर आप सोच रहे हैं कि आप